गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे बायोलॉजी में इकाई पादप कार्य की। जीव विज्ञान इकाई पादप कार्य की। ये बोर्ड में अंक है इसके 10। इस यूनिट में 10 नंबर का आता है और ये यूनिट 5 सब यूनिट से मिलकर बना है। यानी इसमें 5 पार्ट है। उसमें पहला पार्ट है पादप जल संबंध। इसमें पहला पार्ट है पादप जल संबंध। यानी जल का पादप से क्या संबंध है। आप जानते हैं जल ही हमारा जीवन है। अगर जल है तो जीवन है, क्योंकि जल के बिना न जीव का जीवित रहना संभव नहीं है। तो पौधे और जंतु दोनों का जो आधार है वो क्या है, जल है। और आप जानते हैं जल के बारे में क्या कि जल एक ध्रुवीय विलायक है। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा कि सर्वोत्तम विलायक कौन सा होता है, जल होता है। इसमें अनेकों रासायनिक यौगिक है वो घुल जाते हैं, केवल कार्बनिक पदार्थ ही नहीं घुलते हैं। हालांकि कार्बनिक में जिनमें औसमू होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, अम्ल है, फिनोल है, ये जल में घुल जाते हैं। तो जल की 4 विशेषताएं याद होनी चाहिए आपको कि जल एक ध्रुवीय विलायक है। पहला हो जाएगा ध्रुवीय विलायक हो जाएगा। दूसरा ये एक ऐसा विलायक जिसे बोलते हैं सार्वत्रिक, यानी सर्वाधिक जो विलायक में प्रयुक्त होता है वो जल होता है। जल की अपेक्षित घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और शुद्ध जो पानी होता है, प्योर जो, इसका पीएच क्या होता है, लगभग 7। जल की पीएच क्या होती है, 7। ये पूछ लेते हैं एग्जाम में आपके बायोलॉजी में, याद रखना पीएच के कुछ मान याद रखना। अगर जल का विलयन उदासीन है, पीएच 7 होती है। अम्लीय जल है 7 से कम होती है। क्षारीय तो 7 से ज़्यादा होती है। इसका भूमि के लिए मृदा में बहुत अधिक महत्व है। जो मृदा का गुण अध्ययन करेंगे उसमें हम बताया जाएगा। उसके बाद जल में एच बॉन्डिंग होती है। आप पढ़ा जल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बंध। और ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा +1 में कि हाइड्रोजन बंध के कारण जल क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ये हमारे लिए एक वरदान है। अगर जल में एच बॉन्डिंग नहीं है तो जल वाष्पित होकर उड़ जाएगा, जल रहेगा नहीं, तो हमारा जीवन संभव कैसे। इसलिए फिर नेचर में सबसे बड़ी बात यह है कि जल अणुओं में क्या पाया जाता है, एच बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण जल है वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस पहला पॉइंट था इसके अंदर जल के बारे में। दूसरा सेल, कोशिका, यानी कि कोशिका। इसको हम सेल बोलते हैं। आधार है। प्रत्येक जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेल या कोशिका है, जिसका अध्ययन कर चुके हैं आप। तो सारा जो आधार है पौधों का, जंतुओं का, कोशिका ही है। क्योंकि कोशिका के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य जो प्लाज्मा है उसमें सारी क्रियाएं होती है। कोशिका में उपस्थित
जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं का हमें अध्ययन करना है। अब वो क्रियाएं कौन कौन सी है? वो क्रियाएं हैं विसरण, पारगम्यता, प्रासरण, जीव द्रव्य कुंचन। अंतः शोषण। इस इकाई में ये 5 टॉपिक है। पादप जल संबंध में 5 पार्ट है। इन 5 में से कोई एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ लिया जाता है। पहला हम लेते हैं विसरण। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझिए कि पानी का बीकर है, उसमें आप एक कण पोटेशियम परमैंगनेट केमिनोफोर डाल दीजिए, सारा का सारा विलयन क्या हो जाएगा? तुरंत बैंगनी हो जाएगा। इसी प्रकार बीकर में कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल या टुकड़ा सा डाल दीजिए, हिलाइए, तो सारा विलयन क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार कमरे में अगर एक कोने में अगरबत्ती या धूपबत्ती कर दें तो कुछ बाद सारा कमरे में उसकी स्मेल यानी उसके कण है वो फैल जाते हैं। यानी वास्तव में क्या है? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है, ऐसी घटना है जिसमें किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गतिमान होते हैं, गति करते हैं, विसरण कहलाता है। फिर सुन लीजिए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से स्वतः ही कम सांद्रता की ओर गतिमान होते हैं, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और विसरण क्रिया ये द्रव्य की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैसों में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए। जल में नमक डाल दीजिए, तुरंत घुल जाएगा। चाय की बूंद डाल दीजिए, तुरंत जल नीला या लाल हो जाएगा। कमरे में अगरबत्ती कर दीजिए, पूरा कमरा स्मेल भर जाएगा। यानी सारी घटनाएं ऐसी क्या है? वो विसरण की है। और ये विसरण क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद इसमें आता है स्वतंत्र विसरण। स्वतंत्र विसरण यानी कि किसी भी पदार्थ के जो कण हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग गति से विसरित होते हैं, क्योंकि अणुओं के अणुभार में अंतर होता है। विभिन्न अणुभार होने के कारण विभिन्न पदार्थों की विसरण गति भी अलग अलग होती है। तो जिन पदार्थों की विसरण गति अन्य पदार्थों की गति से स्वतंत्र या निर्भर नहीं करती है, वो क्या कहलाती है? स्वतंत्र विसरण कहलाता है। यानी अन्य पदार्थ की गति का प्रभाव नहीं पड़े वो क्या होती है? स्वतंत्र विसरण। अब विसरण को प्रभावित करने वाले कारक विसरण को प्रभावित करने वाले कारक तो मुख्य इसमें 4 कारक है।
कौन कौन से हैं? पहला है ताप, दूसरा है घनत्व, तीसरा अणुभार और चौथा विसरण दाब की प्रवणता डी, इसको बोलते हैं हम डीपीजी। तो विसरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक आ जाते हैं इन नंबर का कि विसरण क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। पहला है ताप। ताप बढ़ाने से क्या होता है? विसरण की गति में वृद्धि होती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, ठंडे पानी में चीनी मिलाओ, वो धीरे घुलती है, लेकिन गर्म पानी में चीनी डाल दो तुरंत घुल जाएगी। इसका मतलब कि जो ताप है वो पदार्थ के अणुओं को अपघटित करता है, जिससे उसके अणुओं की विसरण की गति, फैलने की गति बढ़ जाती है। अतः ताप वृद्धि से विसरण गति बढ़ जाती है। दूसरा घनत्व, यानी कि किसी भी पदार्थ की जो विसरण की गति है वो घनत्व पर निर्भर करती है। ये होता है R समानुपाती 1/D, यानी कि विसरण की गति उस पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विसरण की गति विसरित होने वाले पदार्थ के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जितना घनत्व ज़्यादा होगा गति क्या होगी? कम होगी। उसके बाद अणुभार, यही अणुभार के लिए कि गैस की जो विसरण गति है उस अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी घनत्व और अणुभार अगर अधिक है तो उस पदार्थ की विसरण गति क्या होती है? कम होती है। डीपीजी, इसको बोलते हैं विसरण दाब की। डी का होता है डिफ्यूजन, पी का होता है प्रेशर, जी का होता है प्रवणता। यानी विसरण दाब प्रवणता अर्थात दाब वृद्धि। दाब बढ़ाने से विसरण की गति में वृद्धि होती है। उसके बाद है विसरण का पौधों में महत्व। विसरण का पादपों में महत्व कि जाता है कि विसरण क्रिया का पादपों में क्या महत्व है। एक तो वायुमंडल में O2 और CO2 का आदान प्रदान, दूसरा खनिज लवणों का अवशोषण। ये 2 विसरण के विशेष महत्व है। तो ये था पहला बिंदु विसरण। तो विसरण के बारे में पहली परिभाषा हो गई, दूसरा स्वतंत्र विसरण, तीसरा विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, चौथा विसरण का पादपों में उपयोग। तो ये 2 इसके उपयोग है। अब सेकंड बिंदु आता है पारगम्यता। ट्रांसपर्मिएबल से बोलते हैं परमिएबल, यानी पारगम्यता। एक होता है गम्यता, एक होती है पारगम्यता, अपारगम्यता। तो पारगम्यता मतलब ये होता है किसी पदार्थ का कोशिका में प्रवेश। आप जानते हो कि ये एक सामान्य कोशिका है। अब क्या है कि इसमें पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के द्वारा जल है या अन्य विलेय है, विलायक है, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव्य में बाहर से पदार्थों का आवागमन होता है। ये क्या कहलाता है? पारगम्यता। यानी कि किसी भी विलेय या विलायक के अणुओं का कोशिका में प्रवेश व बाहर निकलना जो प्रक्रिया है, इस ये
कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है, इसे नाम दिया गया है पारगम्यता। तो ये गुण कोशिका झिल्ली के कारण होता है। तो ये झिल्ली मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन? पारगम्य झिल्ली, दूसरी है चयनात्मक झिल्ली, तीसरी है अर्धपारगम्य, और चौथी है अपारगम्य। यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली है इसमें 4 प्रकार है, पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली, अर्धपारगम्य और अपारगम्य। पारगम्य झिल्ली का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोशिका झिल्ली है तो इसमें से विलायक के अणु है वो, या विलेय, दोनों विलेय और विलायक, यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम तो क्या है? विलेय है, और जल क्या होता है? विलायक। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? जैव अणु भी होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये जैव अणु है और जल ध्रुवीय अणु है। तो होता क्या है कि कोशिका झिल्ली में विलेय और विलायक यानी दोनों ही प्रकार के अणु का अगर आदान प्रदान होता है, वह झिल्ली जिसके द्वारा विलेय और विलायक दोनों ही अणुओं का आदान प्रदान या विसरण होता है, उसे क्या बोलते हैं? पारगम्य झिल्ली। परमिएबल मेम्ब्रेन्स। एक होती है चयनात्मक, यानी कि इसमें कोशिका में केवल जल अणुओं का ही अधिक विसरण होता है। जैसे विलेय और विलायक दोनों अणु हैं तो ये केवल जल अणुओं का चयन करती है, यानी वह झिल्ली जिसमें से जल अणुओं की पारगम्य अन्य विलेय की अपेक्षा अधिक होती है, उसे क्या बोलते हैं? चयनात्मक। एक होती है अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी, पी का परमिएबल, एम का मतलब मेम्ब्रेन्स। एक होती है अर्धपारगम्य कि वह झिल्ली जिसमें केवल विलेय के अणु झिल्ली में से आदान प्रदान होता है, जबकि विलाय के अणुओं का यानी जल अणुओं का ही केवल आदान प्रदान होता है, जबकि विलेय अणुओं का आदान प्रदान नहीं होता है। वो क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य। यानी छोटे झिल्ली के कणों, झिल्ली के छिद्रों से छोटे अणु आकार के अणुओं का ही इसमें से विसरण होता है, बड़े अणुओं का विसरण नहीं होता है। तो वह झिल्ली जिसके द्वारा केवल जल अणु ही प्रवेश कर सकते हैं, जैव अणु या बड़े अणु, विलेय के अणु प्रवेश नहीं करते हैं, उनका प्रवेश को रोक देती है, क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। एक होती है अपारगम्य, यानी कि जिसमें से जल या अन्य पदार्थ के अणुओं का है वो आदान प्रदान नहीं होता है। वह झिल्ली जिसमें जल और विलेय, जल और अन्य पदार्थ का विसरण नहीं होता है, क्या कहलाती है? अपारगम्य झिल्ली। इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है परासरण। नंबर 3 परासरण। ये आपके केमिस्ट्री में भी इसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, परासरण। ये भी एक प्रकार की
विसरण गति है, लेकिन इसमें शर्त क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। प्रासरण क्रिया भी एक विसरण गति है, इसमें शर्त क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। यह प्रोसेस है जिसमें यदि दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन, वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन जो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से विलाय के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। और ये पौधों के लिए हमारे लिए बहुत ही जैविक क्रिया इंपॉर्टेंट है। सत्य क्या होता है, हालांकि विसरण में क्या होता है, अणुओं का आदान प्रदान, लेकिन प्रासरण में भी पदार्थों के अणुओं का आदान प्रदान होता है, लेकिन यहाँ विपरीत है। क्या कि एक तो उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की शर्त क्या होगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, और दूसरी इसमें क्या होगी, कम सांद्रता से, कम सांद्रता, यानी कम सांद्रता वाले विलयन से विलाय के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन करते हैं। अंतर आ जाए दोनों में कि विसरण और प्रासरण में क्या अंतर है। विसरण और प्रासरण, यहाँ आपके रसायन और जीव विज्ञान दोनों में इंपॉर्टेंट चीज है ये। विसरण तो क्या है, जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करते हैं। प्रासरण में अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलाय के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से विलाय के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन करते हैं। वो क्या है, प्रासरण। यानी यहाँ शर्त क्या होगी कि एक तो यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है, जबकि विसरण में झिल्ली की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रासरण के लिए शर्त क्या, ये केवल विलयन में ही संभव है, जबकि विसरण ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में संभव है। तीसरा, विसरण में विलेय या विलाय के अणु जो होते हैं सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि प्रासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा ही कम सांद्रता वाले विलयन से विलाय के अणु, जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अभिगमन करते हैं। वो क्या होता है, प्रासरण। इसका किताब में प्रयोग भी दिया आपके कि प्रासरण क्रिया को दर्शाने के लिए आपने प्रयोग भी देखा किताब में। एक पात्र होता है, जिसमें शुद्ध पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, इसमें शुद्ध पानी, इसमें शुद्ध पानी भरा होता है। और एक थिसेल की जिसके ये थिसेल कीप होती है, इसके चौड़े भाग पर अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये जल बार में इसके अंदर शर्करा का विलयन भरा होता है। ये क्या है, शर्करा का विलयन, शर्करा विलयन। ये क्या है, या अर्ध पारगम्य झिल्ली।
अर्धपारगम्य, और ये इसका लेवल है R1। थिसेल कीप को ये उल्टी कीप होती है जिसके अंदर शर्करा का विलयन भरा होता है और इसमें चौड़े मुंह में एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस थिसेल कीप को स्वच्छ पानी में रख देते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद इसका जो जल का लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़कर यहाँ तक आ जाता है। यहाँ तक ये है, यानी कि इसमें जो जल विलाय के अणु इसके अंदर प्रवेश करते हैं और इसके आयतन को बढ़ा देते हैं और जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि विलाय के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शर्करा के विलयन की ओर स्वतः गति होते हैं। यही क्रिया क्या होती है, प्रासरण होते आ जाता है कि प्रासरण क्रिया को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इस यहाँ ये लिख देंगे थिसेल की, ये क्या है, थिसेल की। तो ये था प्रासरण। तो सुन लीजिए, प्रासरण वह प्रक्रिया जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक होने पर कम सांद्रता वाले विलयन से जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अति आवश्यक है। इसके बाद में प्रासरण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अंतः प्रासरण और बहिर्प्रासरण। अंतः जैसे हम किशमिश को स्वच्छ पानी में डाल देते हैं, वो क्या है, घंटे 2 घंटे बाद फूल जाती है, क्योंकि जल में सांद्रता विलाय के अणु है, उसमें सांद्रता कोशिका में ज़्यादा होती है, इसलिए जल के अणु किशमिश में प्रवेश कर किशमिश को फुला देती है। क्या कहलाता है, अंतः शोषण। और यदि इसी किशमिश को नमक के जल में डाल दें तो वो सिकुड़ जाती है, ये क्या कहलाता है, बहिर्प्रासरण। और प्रासरण का पादपों में क्या उपयोग है, तो इसके जो उपयोग है वो क्या है कि भूमि से खनिज लवणों का जो अधिशोषण है, अवशोषण है, वो प्रासरण क्रिया के द्वारा ही होता है। यानी भूमि से खनिज लवणों का अवशोषण प्रासरण क्रिया के द्वारा होता है। दूसरा, प्रासरण क्रिया के द्वारा क्या होता है, इन लवणों का पौधे के अन्य भागों में विस्तृत किया जाता है। तो ये इसका महत्व है। लास्ट में इसमें क्या था, जीव द्रव्य कुंचन, कि जब कोशिका को लवणीय जल में मिलाया जाता है तो कोशिका का जल है वो बहिर्प्रासरण के द्वारा बाहर आ जाता है, तो जीव द्रव्य क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। उसके बाद में अंतः शोषण, ये एक मृत कोशिकाओं की प्रक्रिया है। जैसे देखा होगा बरसात में लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो टाइट हो जाते हैं, क्यों कि जो मृत कोशिकाएं हैं जल का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, जिससे उनमें फुलाहट आ जाती है। तो मृत कोशिकाओं के द्वारा जल का जो अवशोषण है वो क्या कहलाता है, अंतः शोषण। तो ये था पहली इकाई पादप कार्य के अंदर पादप जल संबंध में प्रासरण दाब है, डीपीडी है, वीपीडी है, बाद में कराएंगे क्योंकि जब रसायन विज्ञान में भी आएंगे कि रहेगी। तो आज का जो एपिसोड है उसमें इतना ही है। इस 5 डेफिनेशन है, 5 पार्ट में से एक पार्ट पौधों में, इसमें 1 नंबर का बोर्ड में पूछ लिया जाता है। कल कराएंगे, दूसरा पार्ट कराएंगे। आज का एपिसोड खत्म। थैंक यू।